Hi everyone, welcome back to another video, and today in this interesting video we'll discuss about receptor. ओके सो रिसेप्टर के ऊपर थोड़ा बहुत डेफिनेशन में दे चुका हूँ प्रीवियस क्लास। नाउ आज की क्लास में हम देखेंगे हमारे बॉडी में टाइप्स ऑफ रिसेप्टर होता है, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। ठीक है, तो मैं क्विक रिकैप कर देता हूँ। रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर बेसिकली आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, आपके सेल में भी होता है, न्यूक्लियस में होता है और ऑर्गन में। तो रिसेप्टर बेसिकली क्या क्या करता है, थोड़ा एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। मान लीजिए ये एक ड्रग मॉलिक्यूल है एंड ये हमारा क्या होता है, रिसेप्टर होता है। ठीक है, तो ड्रग जब रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तब ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। लेकिन रिसेप्टर क्या करता है, जब कोई ड्रग मॉलिक्यूल रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो वो इससे बाइंड नहीं करता। पहले वो क्या करता है, पहले वो करता है रिसीव। पहले वो क्या करेगा, रिसीव करेगा, देन उसके बाद क्या करेगा, रीडिंग करेगा, देन उसके बाद क्या करेगा, रेस्पॉन्ड करे। ठीक है, मान लीजिए आप अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना चाहते हो, तो क्या आप सीधा उनके जो ऑफिस है 7 रेसकोर्स रोड जो होता है दिल्ली में जो होता है, क्या आप वहां पर डायरेक्ट जा सकते हो? नहीं, क्योंकि बीच में आपको पुलिस वाला रोक लेंगे। फिर आएगा डिफरेंट लेयर ऑफ सिक्योरिटी, जैसे कि हमारा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो होता है एनएसजी कमांडो, वो रोक लेंगे। उसके बाद हमारा जो जयशंकर साहब, वो रोक लेंगे। एंड जो अंतिम में जो आपको रोकेगा वो होते हैं एनएसए अजित डोभाल। ठीक है, इतने लेयर सिक्योरिटी को प्राप्त करने के बाद तब आपको कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आप मुलाकात कर सकते हो। ठीक है, तो पहले आपको क्या करा जाएगा, रिसीव करा जाएगा जैसे कि कमांडो ने किया। उसके बाद आपको रीडिंग किया जाएगा कि आप किस मकसद के लिए नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हो, तो रीडिंग किया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, रेस्पॉन्ड किया जाएगा। या तो आपको प्रधानमंत्री के साथ मिलने दिया जाएगा या फिर आपको भगा दिया जाएगा। मान लीजिए आपका इंटेंशन गलत है, मान लीजिए आप प्रधानमंत्री को मारना चाहते हो तो आपको भगा दिया जाएगा। तो इसी तरह से होता है हमारे बॉडी में, हर एक ऑर्गन में क्या होता है, रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। मान लीजिए मेरे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है, तो या तो ड्रग मैं सिस्टमिक रूट में ले रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए IM हो गया, IV हो गया, या तो ये ले रहा हूँ, या फिर ओरल कैविटी, या फिर जितने भी ड्रग जो ओरली लिया जाता है उस हिसाब से ले रहा हूँ। तो ड्रग क्या करेगा, हर जगह को घूमेगा बॉडी में। थ्रू आउट द बॉडी में आपका क्या होता है, सर्कुलेटिंग सिस्टम आपका ब्लड होता है। तो ड्रग मॉलिक्यूल हमारे हर एक बॉडी में क्या होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से हर जगह को अप्रोच करना स्टार्ट कर दे। तो हमारे तो बॉडी में हर जगह में प्रॉब्लम नहीं है ना, किसी एक जगह में होगा। मान लीजिए यहाँ पर एक वुंड हुआ है तो ड्रग मॉलिक्यूल यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए ड्रग मॉलिक्यूल पहले गया था इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन में सब कुछ हमारा ओके था, सिर्फ यहाँ पर वुंड। तो इंटेस्टाइन बोलेगा जी मेरे पास कोई आपका काम नहीं है, आप किसी और ऑर्गन को जा सकते हो। तो मान लीजिए यहाँ पर क्लॉट हुआ है तो यहाँ पर इन्फेक्शन होने का चांसेस है, ड्रग मॉलिक्यूल यहाँ जाएगा। तो जब यहाँ जाएगा तो यहाँ जो रिसेप्टर प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा, रिसीव करेगा, रीडिंग करेगा एंड उसके बाद रेस्पॉन्ड। जब रेस्पॉन्ड करेगा तब ड्रग रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा, मतलब फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था बेसिकली कैसे क्या है। नाउ आज के डेट में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। सो टाइप्स ऑफ रिसेप्टर में आपको पहला जो आता है वो होता है लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, ये पहला। दूसरा जो होता है आपका जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। थर्ड वन जो होता है वो होता है एंजाइमेटिक रिसेप्टर। ओके, फोर्थ वन जो होता है वो होता है आपका न्यूक्लियर रिसेप्टर। सो जनरली हमारे पास कितने रिसेप्टर होता है, 4 टाइप का रिसेप्टर होता है। लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, एंजाइमेटिक रिसेप्टर, न्यूक्लियर रिसेप्टर। जरा इसे देख लो ना, इसे मैं वाइप आउट कर रहा हूँ। सो आज हम पढ़ेंगे लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। ठीक है, लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। ठीक है, तो पहले जो हम चीज जानना चाहेंगे कि लिगैंड गेटेड आयन चैनल को हम क्या कहते, तो लिगैंड गेटेड आयन चैनल को हम कह सकते हैं आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर, आयोनोट्रोपिक। लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर को हम क्या कह सकते हैं, आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर। नाउ यहाँ पर जो चैनल होता है, चैनल को बोला जाता है ओपनिंग या फिर इसे बोला जाता है पोर। ठीक है, क्योंकि लिगैंड गेटेड आयन चैनल में
बहुत सारे पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जहां पर क्या होता है, आपका आयन का मूवमेंट होता है, इनसाइड आउटसाइड चला जाता है, ठीक है। एंड हमारे बॉडी में कौन सा आयन अगर प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। सोडियम आयन भी प्रेजेंट होता है, क्लोराइड आयन भी प्रेजेंट होता है, कैल्शियम आयन भी प्रेजेंट होता है एंड पोटेशियम आयन भी प्रेजेंट, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेजर यही, ठीक है। तो हमारे बॉडी में क्या क्या आयन प्रेजेंट है, सोडियम आयन प्रेजेंट है, आपका क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, कैल्शियम आयन प्रेजेंट है, ठीक है। कैल्शियम के पास दो पॉजिटिव चार्ज है एंड आपका पोटेशियम आयन प्रेजेंट। हमेशा याद रखो, पॉजिटिव जितने भी आयन है इसे बोला जाता है काटायन, ठीक है, एंड नेगेटिव जितने भी आयन होगा उसे बोला जाएगा अनायन। ये भी कॉन्सेप्ट जरा जान लीजिए, ठीक है। नाउ ये लिगांड गेटेड आयन चैनल को समझने से पहले हमें कुछ फंडामेंटल चीजें जानना जरूरी, जैसे ये लिगांड गेटेड आयन चैनल उसका जो वो कितने जल्दी अपना एक्शन को प्रोड्यूस करे, मतलब उसका ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन को हम क्या कह सकते हैं, टाइम स्केल। ड्यूरेशन मतलब क्या होता है, टाइम स्केल, ठीक है। ड्यूरेशन मतलब टाइम स्केल, क्लियर ना। आपका जो लिगांड गेटेड आयन चैनल होता है, हमेशा याद रखो, लिगांड गेटेड आयन चैनल में जो ड्यूरेशन होता है वो मिली सेकेंड में होता है, मिली सेकेंड में होता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लिगांड गेटेड टाइम स्केल का मतलब समझते हो ना, मतलब जब ड्रग लिगांड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर को जब अप्रोच करेगा तो मिली सेकेंड में ये अपना काम करेगा, ठीक है। मतलब बहुत ही फास्ट है। अगर हम 4 टाइप ऑफ रिसेप्टर को अगर कंपैरिजन करेंगे, कौन सा लिगांड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, आपका न्यूक्लियर रिसेप्टर, एंजाइमेटिक रिसेप्टर। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट वन रिसेप्टर। सो आपका उत्तर आएगा लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। क्यों फास्ट होता है, देखो ये भी कॉन्सेप्ट एक ले लो। हमेशा याद रखो, चैनल के माध्यम से जो भी आपका जो ट्रांसपोर्ट होता है आयन का, ठीक है, वो जनरली आपका होता है 10 to the power 8 आयन्स पर सेकेंड, ठीक है। 10 to the power 8 आयन्स पर सेकेंड ये होता है चैनल के थ्रू ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। 2 तरीके होता है, एक होता है चैनल के माध्यम से, एक होता है कैरियर प्रोटीन के माध्यम, ठीक है, कैरियर प्रोटीन। सो कैरियर प्रोटीन के माध्यम से जो भी आपका आयन्स का ट्रांसफर होता है वो जनरली 1000 से लेकर के 10,000 आयन पर सेकेंड होता है। जरा इसे देख लो, ठीक है। नाउ आप मुझे बताओ, चैनल के माध्यम से 10 to the power आयन पर सेकेंड हो रहा है एंड कैरियर प्रोटीन के माध्यम से जो भी मूवमेंट होता है आयन्स का वो जनरली 1000 से लेकर के 10,000 आयन पर सेकेंड होता है। तो आप मुझे बताओ, इन दोनों में से फास्ट कौन होगा? निश्चित तौर पर चैनल के माध्यम से जो होगा। तो इसीलिए इसको बोला जाएगा मिली सेकेंड, क्योंकि ये मिली सेकेंड में अपना जो ड्यूरेशन होता है उसमें से अपना एक्शन देता है, मतलब उतना आयन का मूवमेंट होता है, ठीक है ना। सेकेंड जो चीज होगा, एक होता है टाइम स्केल, दूसरा होता है आपका इफेक्टर, मतलब वो अपना एफिकासी कैसे देता है, किसके साथ देता है। तो उसका जो इफेक्टर आएगा वो भी आयन चैनल के माध्यम से दे, मतलब जी प्रोटीन लिगैंड गेटेड आयन चैनल जो होता है वो आयन चैनल के माध्यम से अपना एक्शन देगा, ठीक है। इफेक्टर का मतलब यही है कि लिगैंड गेटेड आयन चैनल जो रिसेप्टर होता है उसका जो इफेक्टर पाथवे है वो आयन चैनल को फॉलो करेगा, ठीक है। ये बात क्लियर है। इफेक्टर का मतलब क्या है, मतलब एक्शन देना, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट जो होता है वो किसी के साथ कपलिंग करेगा मतलब जुड़ेगा। तो लिगैंड गेटेड आयन चैनल जो रिसेप्टर होता है वो किसी के साथ जुड़ता नहीं, इसीलिए वो अपना एक्शन क्या देता है, डायरेक्ट देता है। भाई मैं सादा सीधा आदमी हूँ, मैं सीधा डायरेक्ट एक्शन दूंगा, मैं क्यों किसी के सहायता से अपना एक्शन दूंगा, ठीक है। तो लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर के कपलिंग कौन होगा, कपलिंग फैक्टर कौन होगा, कि ये किसी के साथ कपलिंग नहीं करेगा। लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर खुद अपना एक्शन देगा एंड ये डायरेक्ट एक्शन के कारण
लिगैंड गेटेड आयन चैनल जो होता है वो सबसे फास्टेस्ट वन रिसेप्टर होता है, मतलब इसी के थ्रू जब ड्रग अपना एक्शन देगा वो जनरली फास्ट होगा। देखो ड्रग हमारे बॉडी में क्या करता है, कुछ नहीं करता है। ड्रग जनरली आप अगर देखोगे, मान लीजिए कोई पेशेंट होगा जो जिसको निद्रा नहीं आता, मतलब इंसोम्निया का पेशेंट, तो ड्रग बेसिकली क्या करता है, जब हम सिडेटिव हिप्नोटिक्स पढ़ाएंगे तब आपको डिटेल में बताएंगे। तो बेसिकली ब्रेन में एक गाबा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, गाबा ए गाबा बी, ये भी जान लीजिए। ब्रेन में हमारे पास गाबा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, गाबा रिसेप्टर, ठीक है, गाबा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। एंड ये क्या होता है, गाबा ए होता है, गाबा ए रिसेप्टर, एंड एक होता है आपका गाबा बी, ठीक है, गाबा बी रिसेप्टर। हमेशा याद रखो गाबा ए रिसेप्टर के माध्यम से क्लोराइड आयन एंट्री करता है, एंड गाबा बी रिसेप्टर के माध्यम से क्या होगा, आपका पोटेशियम आयन इफ्लक्स करता है, इफ्लक्स, एंड ये क्या करेगा, इनफ्लक्स, इनफ्लक्स, इफ्लक्स, ठीक है। इनफ्लक्स का मतलब मैं आगे समझाऊंगा एंड इफ्लक्स का मतलब मैं भी आगे समझाऊंगा। सिर्फ इतना जानो, ब्रेन में गाबा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, एंड ये गाबा रिसेप्टर जनरली गाबा ए होता है, गाबा बी होता है। गाबा ए के माध्यम से क्लोराइड आयन का एंट्री होता है, इनफ्लक्स होता है, मतलब सेल के अंदर आता है, एंड गाबा बी के माध्यम से पोटेशियम का इफ्लक्स होता है। तो बेसिकली यहाँ समझ लो, मान लीजिए ये एक सेल है, अभी समझा देता हूँ, ये एक सेल है, करेक्ट। हमेशा एक चीज याद रखो, सेल का जो इनसाइड जो चार्ज होगा, इनसाइड जो चार्ज होगा वो हमेशा नेगेटिव हो, करेक्ट। सेल की जो आउटसाइड जो चार्ज होगा वो हमेशा पॉजिटिव हो, करेक्ट। नाउ सेल के इनसाइड में हमेशा पोटेशियम आयन प्रेजेंट, करेक्ट। लेकिन सेल के अंदर पोटेशियम आयन प्रेजेंट होने का मतलब क्या है, यहाँ पर काटायन भी प्रेजेंट है एंड यहाँ पर भी अनायन प्रेजेंट है। एंड आपने अगर डिटेल में नोटिस किया होगा तो देखो, अच्छा इस चीज को मैं थोड़ा वाइप आउट कर रहा हूँ, आप जरा देखना, मैं यहीं से आगे चल करके आगे जो भी प्रक्रिया होगा मैं आपको समझा, थोड़ा देख लो, यहाँ से आगे बताऊँ। तो इसे वाइप आउट करते हैं। सर जी हमने क्या बताया था, हमने यहाँ तक बात आपको बताया था, ये एक सेल है, सेल के अंदर नेगेटिव, सेल के बाहर पॉजिटिव, एंड यहाँ पर आपका पोटेशियम आयन प्रेजेंट है, इतना बताया था क्या ना। यहाँ पर देखो अच्छे से, ओके, एक सेल अगर इसको हम एक टिपिकल क्रॉस सेक्शन वाला सेल अगर हम देखेंगे, अज्यूम करेंगे, तो हमेशा याद रखो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज को क्या बोला जाता है, पोलर बोला जाता है। जहां पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आता है उस टर्म को बोला जाता है पोलर। पोलर मतलब होता है टू अपोजिट चार्ज, टू अपोजिट चार्ज को हम क्या बोलेंगे, पोलर, ठीक है। दो तरीके से अगर अपोजिट चार्ज होगा उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पोलर। पोलर मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, क्लियर। यहाँ पर अब देखो, सेल के अंदर जो इनसाइड आयन का कंसेंट्रेशन है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, अनायन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, काटायन के कंपैरिजन। एंड ये किसकी बात हो रहा है, इनसाइड की बात हो रहा है, ठीक है। पहली चीज समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ। अनायन को आप क्या लिख सकते हो, नेगेटिव चार्ज। काटायन को क्या डिनोट कर सकते हो, पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। तो हमेशा ये देखो, सेल के अंदर आपका नेगेटिव आयन भी प्रेजेंट है एंड सेल के अंदर पोटेशियम आयन भी प्रेजेंट है। पोटेशियम के पास कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। तो सेल के अंदर पोटेशियम रहते हुए भी सेल का जो अंदर का कंसेंट्रेशन वो क्या है, मोर नेगेटिव है, एंड सेल की आउटसाइड जो कंसेंट्रेशन है वो क्या है, मोर पॉजिटिव है। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, मोर नेगेटिव इनसाइड एंड मोर पॉजिटिव आउटसाइड, ठीक है। तो हमारे पास दो तरीके से चार्ज हो गया, इनसाइड मोर नेगेटिव, आउटसाइड मोर पॉजिटिव, क्लियर। जब सेल इसी स्थिति में रहता है उसको बोला जाता है पोलराइज्ड सेल। क्या बोला जाता है, पोलराइज्ड सेल, और इसे बोला जाता है पोलर सेल, और इसे बोला जाता है
रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है, इसे रेस्टिंग पोटेंशियल भी हम कह सकते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल इसे हम कह सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखो, सेल की बाहर आपका जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज कौन सा होता है, वो पॉजिटिव चार्ज आपका सोडियम भी होता है, ठीक है, एंड आपके पास कैल्शियम भी होता है, जिसके पास दो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज ये दोनों हो गए, लेकिन सेल के बाहर आपका क्लोराइड आयन भी प्रेजेंट होता है, जिसके पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, अनायन बोल, ठीक है ना। इतना चीज क्लियर है। सेल अंदर से मोर नेगेटिव, सेल बाहर से मोर पॉजिटिव। जब इसी स्थिति में कोई रहता है सेल, उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड सेल ना। ये थोड़ा आप देख लो, आगे चल करके मैं बताऊंगा। अच्छा, इसको मैं वाइप आउट कर रहा हूँ ना। ये जो लिगैंड गेटेड आयन चैनल, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ लिगैंड गेटेड आयन चैनल। तो लिगैंड गेटेड आयन चैनल में हमने 3 चीजें कवर कर लिया। क्या क्या कवर कर लिया, आपका जो कपलिंग हो गया, इफेक्टर हो गया, वगैरह वगैरह, ये कवर कर लिया। नाउ हम कवर करेंगे इसका मैकेनिज्म। क्या करेंगे कि ये कैसे काम करता है। नाउ हमेशा देखो, जब भी कोई ड्रग क्या करेगा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ओके, शॉर्ट में इसे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। जब भी कोई ड्रग लिगैंड गेटेड आयन चैनल के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा। जब ये बाइंड करेगा, तब बाइंड करने से क्या होगा, लिगैंड गेटेड आयन चैनल क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। जब लिगैंड गेटेड आयन चैनल एक्टिवेट हो जाता है, तब क्या होता है, ये ओपन कर देता है किसको, आयन चैनल को ओपन कर, ठीक है। एंड ये आयन चैनल क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था, व्हाट आर द आयन चैनल। तो आयन चैनल क्या होता है, सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम एंड क्लोराइड। सो दीज ऑल आर आयन चैनल, ठीक है। तो ड्रग ने क्या किया, लिगैंड गेटेड आयन चैनल के साथ बाइंड किया, बाइंड करने के बाद इसको एक्टिवेट किया, एक्टिवेट करने के बाद ये क्या करेगा, आयन चैनल को ओपन करेगा। एंड जब आयन चैनल को ओपन करेगा, तो लिगैंड गेटेड आयन चैनल में मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर चैनल होता है। चैनल मतलब पोर होता है। वो पोर के माध्यम से क्या होगा, आयन का इनफ्लक्स होगा या तो इफ्लक्स होगा। ड्रग जनरली यही तो करता है, ड्रग जनरली यही करता है। तो आपने सिडेटिव हिप्नोटिक्स में पढ़ा होगा कि इंसोम्निया की पेशेंट में जिनको अनिद्रा की बीमारी रहता है, जनरली वो अनिद्रा कैसे होता है, मान लीजिए ये हमारा एक टिपिकल ब्रेन सेल है, ये हमारा एक टिपिकल ब्रेन सेल है। तो यहाँ पर मैं इसे लिख रहा हूँ, वरना किसी को पता नहीं चलेगा मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक टिपिकल ब्रेन सेल है। नाउ वही सेम फंडा यहाँ अप्लाई कर दो, नेगेटिव, अंदर से नेगेटिव, यहाँ पर पोटेशियम एंड यहाँ पर पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव क्या क्या डिनोट करेगा, पॉजिटिव सोडियम को भी डिनोट करेगा एंड कैल्शियम को भी डिनोट करेगा, ठीक है ना। बाहर से क्या है, क्लोराइड आयन। अब मुझे बताओ, जिनको देखना अनिद्रा की बीमारी रहता है, उसमें से क्या होता है, उसके अंदर पोटेशियम आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, या फिर सोडियम आयन अंदर आ चुका हो, या फिर कैल्शियम आयन भी अंदर आ चुका हो। मैं आगे चल करके ये समझाऊंगा कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना जानो कि पॉजिटिव आयन अगर आपके ब्रेन के सेल के अंदर है, तो आपको कभी निद्रा लगेगी नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम ड्रग को उस हिसाब से बनाते हैं, ड्रग का नेचर उस हिसाब से करते हैं। तो जनरली आपने देखा होगा बेंजोडाइजेपाम कैटेगरी का जितने भी ड्रग होता है, वो क्या करता है, वो यही करता है। वो क्या करता है, ब्रेन सेल में, मैंने आपको क्या पढ़ा था, ब्रेन सेल में गाबा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, गाबा ए, गाबा बी। तो गाबा ए क्या करता है, इसको मैं थोड़ा वाइप आउट कर रहा हूँ, ओके ना। ये हो गया हमारा ब्रेन सेल। तो ब्रेन सेल में क्या करता है, ये जितने भी सिडेटिव हिप्नोटिक वाला जो ड्रग होता है, वो क्या करता है, ये जो क्लोराइड आयन बाहर प्रेजेंट है ना, ये क्लोराइड आयन को अंदर की तरफ लेता है, ठीक है। एंड मैंने क्या बताया था, अंदर नेगेटिव एंड पोटेशियम आयन भी प्रेजेंट होता है। तो क्लोराइड आयन ब्रेन सेल की अंदर आवाज, जब क्लोराइड आयन ब्रेन सेल के अंदर आता है, इस चीज को बोला जाता है इनफ्लक्स, ठीक है, इनफ्लक्स, ठीक है। एंड जब एट द सेम टाइम पोटेशियम आयन सेल से बाहर जाता है,
मतलब ये जो पोटेशियम आयन है वो सेल के अंदर अभी भी है, तो पोटेशियम आयन बाहर जाएगा। जब पोटेशियम आयन बाहर जाएगा इसको बोला जाता है ई फ्लक्स। एक होता है इन फ्लक्स, एक होता है ई फ्लक्स, ठीक है। तो अंदर की तरफ जो आएगा उसके लिए इन फ्लक्स वर्ड यूज करोगे, एंड बाहर की तरफ अगर कोई जाएगा तो उसके लिए ई फ्लक्स वर्ड यूज करोगे, ठीक है ना। अच्छा ये जरा देख लो, बाद में ना आपने ये सब देख लिया होगा ना। जब ये आयन चैनल को ओपन करता है तब हमारे पास दो चीजें होता है। हमारे पास क्या होता है, दो चीजें होता है। एक होता है ये भी यहाँ पर एक सेल में ले रहा हूँ, यहाँ पर भी एक सेल ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या करेगा, यहाँ भी वही सेम स्थिति होगा, अंदर नेगेटिव होगा, पोटेशियम प्रेजेंट होगा, बाहर क्लोराइड आयन प्रेजेंट होगा, आपका सोडियम आयन प्रेजेंट होगा, कैल्शियम आयन भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब आयन चैनल ओपन होगा तो उस केस में क्या होगा, आपका क्लोराइड जो आयन होगा वो सेल के अंदर आएगा। जब सेल के अंदर आएगा तो किस तरह से आएगा, मैंने इंसोम्निया की बात कर रहा था। तो मान लीजिए ये एक ब्रेन सेल है, तो गाबा में कितने रिसेप्टर होता है, गाबा ए होता है, गाबा बी होता है। तो गाबा ए के माध्यम से आपका क्लोराइड चैनल जो गाबा ए के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्लोराइड के साइड में लिख रहा हूँ गाबा ए। तो गाबा ए के माध्यम से क्या होगा, क्लोराइड चैनल, क्लोराइड आयन जो होता है, क्लोराइड चैनल बोल रहा हूँ, क्लोराइड आयन, ओके, क्लोराइड आयन का इनफ्लक्स हो ब्रेन सेल के अंदर, करेक्ट। जरा देख लो वरना दिखाई नहीं दे रहा हो। तो क्लोराइड आयन किस तरह से होता है, गाबा ए रिसेप्टर के माध्यम से ये इनफ्लक्स हो रहा है ब्रेन सेल के अंदर, ठीक है। जब ब्रेन सेल के अंदर गाबा ए के माध्यम से क्लोराइड आयन का इनफ्लक्स हो रहा है, एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, ठीक है। पोटेशियम बाहर जाएगा किसके माध्यम से, आपका गाबा बी के माध्यम। गाबा ए रिसेप्टर एक होता है, गाबा बी रिसेप्टर होता है। तो गाबा बी रिसेप्टर का बेसिकली काम है आपका, अगर हम ब्रेन सेल की अगर बात करेंगे तो पोटेशियम आयन को इफ्लक्स करवाना, ठीक है। तो जितने भी बेंजोडायजेपिन कैटेगरी के जितने भी ड्रग है ये यही करता है। जब देखो मैंने क्या बताया था कि जो सेल होता है वो हमेशा अंदर से मोर नेगेटिव एंड बाहर जो होता है वो मोर पॉजिटिव होता है। अब मुझे ये बताओ कि जब इस क्लोराइड आयन को मैं सेल के अंदर लाऊंगा तो सेल क्या हो जाएगा, और अधिक मतलब कंसेंट्रेशन हो जाएगा। मतलब इस चीज को अगर एक वर्ड में डिफाइन करना चाहूंगा तो सेल के अंदर क्या होगा, मोर नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, मोर के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करते हो, कोई भी चीज अगर मोर में अगर उसका हो गया उसका कंसेंट्रेशन, उसके लिए आप क्या यूज करते हो, हाइपर। एंड कोई भी चीज अगर लो आ गया तो क्या बोलते हो, हाइपो बोलते हो, यही बोलते हो, ठीक है। तो उसी तरह से अगर ब्रेन का जो अंदर की सेल मतलब आयनिक कंसेंट्रेशन जो होता है वो अंदर से अब क्या बन चुका है, मोर नेगेटिव बन चुका है। कैसे बना, क्योंकि क्लोराइड आयन अब अंदर आ चुका है, ठीक है। तो ब्रेन सेल में अभी आयनिक जो कंसेंट्रेशन होता है वो ज्यादा हो चुका है। एंड दूसरा बात, जो पोटेशियम ब्रेन सेल के अंदर था, ड्रग ने क्या किया, इस पोटेशियम आयन को बाहर कर दिया, किसके माध्यम से, गाबा बी के माध्यम। अब यहाँ पर क्या होगा, आयोनिक कंसेंट्रेशन इनसाइड क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। तो मोर के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हो, मोर के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करते हो, हाइपर, हाइपर। एंड मैंने आपको पोलराइज्ड सेल के बारे में बताया था, पोलराइज्ड सेल के बारे में बताया था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लीजिए ये हो गया सेल, तो सेल के अंदर नेगेटिव जो क्लोराइड आयन था वो आ चुका है, ठीक है, वो आ चुका है। तो इनसाइड कंसेंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया। तो अगर बढ़ गया तो क्या होगा, पोलैरिटी ब्रेक हो गया। तो इसे बोला जाता है हाइपर पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि क्लोराइड आयन का अंदर की तरफ मूवमेंट हो गया, मतलब इनफ्लक्स हो गया, इसीलिए हाइपर पोलराइजेशन। क्यों, क्योंकि पोलराइजेशन का कंसेप्ट क्या था, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, ठीक है। तो जब इसी स्थिति में हम क्या इसे बोलेंगे, पोलर बोलेंगे, ठीक है। तो
पोलर का जो कंसेप्ट है वो क्या है, इनसाइड मोर नेगेटिव आउटसाइड मोर पॉजिटिव। तो इसी स्थिति में देखो हाइपर पोलराइजेशन केस में क्या हो रहा था, देखो ये जो पोटेशियम अंदर था वो बाहर जा चुका है, तो बाहर क्या बन गया, पोटेशियम बन गया। एंड पहले बाहर कौन था, सोडियम भी था और क्या था, कैल्शियम था। तो बाहर भी क्या हो गया, मोर पॉजिटिव, अंदर क्या हो गया, मोर नेगेटिव, क्योंकि बाहर जो क्लोरीन था वो अब सेल के अंदर आ चुका है, तो इसलिए सेल के अंदर नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन बढ़ गया। एंड पहले से क्या था, और भी नेगेटिव था, तो इसीलिए इसको बोला जाएगा हाइपर पोलराइजेशन, करेक्ट। एंड उसी तरह से हमने दूसरे साइड पर जो बात किया था, इसके लिए हम बात करेंगे हाइपर डीपोलराइजेशन। हाइपर डीपोलराइजेशन कैसे हो गया, देखो सिर्फ हाइपर डीपोलराइजेशन को अभी समझाऊंगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट देखो थोड़ा इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आप इसे डिफिकल्ट बनाना चाहोगे तो ये डिफिकल्ट बन जाए, ठीक है। इसे रट्टाफिकेशन मार करके आप कहीं भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, ये इस बात को हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। ये रट्टाफिकेशन वाला मामला नहीं है बेटा। तो मैं क्या कर रहा था, हाइपर डीपोलराइजेशन को मैं समझाऊंगा, ठीक है, ठीक है। नाउ पोलराइजेशन आपको समझ में आ गया, पोलराइजेशन अगर आपको समझ में आ गया तो पोलराइजेशन केस में क्या हो रहा था, इनसाइड मोर नेगेटिव आउटसाइड मोर पॉजिटिव, ठीक है, ये करेक्ट है। नाउ बाहर मैंने क्या बताया था कि सोडियम भी प्रेजेंट है, कैल्शियम भी प्रेजेंट है, ठीक है। एंड पोलर का मतलब मैंने क्या बताया था कि टू अपोजिट चार्जेस, मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव टू अपोजिट चार्ज को हम क्या बोलते हैं, पोलर बोलते हैं। देखो जब भी कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा ना, एक समय आएगा, भाई आप मुझे बताओ क्या आप दिन भर सोते रहते हो, नहीं। जब आप सोते रहते हो उस वक्त क्या होता है, ब्रेन सेल के अंदर नेगेटिव आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, मतलब आपका ब्रेन सेल के अंदर क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, तभी आप सो पा रहे हो, ठीक है। तो उसी तरह से आप हमेशा सोओगे नहीं, क्योंकि सनलाइट आएगा, स्टिमुलस होगा, एनवायरनमेंट थोड़ा हॉट हो जाएगा, तो क्या होगा, सोडियम आयन का इनफ्लक्स होगा। जब सोडियम आयन का इनफ्लक्स होगा तो उस वक्त क्या होगा, अंदर का एटमॉस्फेयर क्या होगा, थोड़ा पॉजिटिव होगा। लेकिन फिलहाल इस केस में भी अंदर का जो अनायन कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा है आज कंपैरिजन टू कैटायन, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अब पोलैरिटी कुछ रहा नहीं, पोलैरिटी ब्रेक हो गया ना। तो पोलैरिटी अगर ब्रेक हो गया तो उस चीज के लिए हम कह सकते हैं इसको डीपोलराइज, या इसे डीपोलराइज सेल बोल, ठीक है। नाउ एक वक्त ऐसा आएगा जब आप ज्यादा मेहनत करोगे, ज्यादा काम करोगे, तो क्या होगा, कैल्शियम के पास जो दो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या आएगा, अंदर की तरफ आएगा, मतलब इनफ्लक्स होगा, ठीक है। तो सोडियम भी आया, आपका कैल्शियम भी आया। अब अंदर का जो कंसेंट्रेशन है वो क्या है, इनसाइड, अगर मैं लिखूंगा इनसाइड मोर पॉजिटिव, इनसाइड क्या होगा, मोर पॉजिटिव, ठीक है। एंड आउटसाइड क्या होगा, आउटसाइड भी आपका मोर पॉजिटिव, क्योंकि आउटसाइड का कंसेंट्रेशन हमेशा पॉजिटिव ही, ठीक है। तो इस केस को बोला जाता है हाइपर डीपोलराइजेशन, समझ में आ रहा है, हाइपर डीपोलराइजेशन स्टेट में व्यक्ति क्या होता है, मैक्सिमम काम करता है, मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल का क्या मतलब है, सीधा सा मतलब है एक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा आप उतना ज्यादा मेहनत करोगे, मतलब काम करना, एक्शन पोटेंशियल मतलब काम करना, ठीक है। हाइपर केस में मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, मतलब ज्यादा काम करोगे। एंड हाइपर एक्शन पोटेंशियल कब जनरेट होगा, जब कैल्शियम की फ्री होगी, सेल के अंदर की तरफ आए, ठीक है। नाउ डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, ओनली एक्शन पोटेंशियल, ये कब होता है, जब सोडियम आयन का इनफ्लक्स होता है। तो डीपोलराइजेशन केस में क्या हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, मतलब काम करोगे। भाई दिन रात भर आपने सोया है, दिन में क्या करोगे, ऑफिस जाओगे, ठीक है, ऑफिस में काम करोगे। एंड ऑफिस में एक समय ऐसा आता है जब आपको ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि आपका ऑफिसर जो होगा वो बोलेगा ये कर, इधर इधर इसको सेटल कर, तो ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो ज्यादा काम करने जब भी आप करते हो तो उस वक्त हमें कैल्शियम आयन की जरूरत है। एंड जब आप कम काम करते हो
उस वक्त आपका सोडियम आयन प्रेजेंट है। तो सोडियम आयन में क्या होता है, पहला जो आयन आएगा वो होगा सोडियम आयन, उसके बाद आएगा कैल्शियम आयन। जरा इसे देखो ना। आई होप आपने सब चीजें ग्रास्प कर लिया होगा। अब सिर्फ हम एग्जाम्पल कुछ देखेंगे, उसके बाद ये रिसेप्टर को लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर जो होता है वो आज हमारा खत्म हो जाएगा। और सिर्फ एग्जाम्पल हम देखें, ठीक है ना। एग्जाम्पल किसका, लिगैंड गेटेड आयन चैनल। क्लियर। पहला जो एग्जाम्पल होगा वो होगा ब्रेन का एग्जाम्पल। ठीक है, आप सभी को पता है ब्रेन में हमारा क्या होता है, गाबा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। गाबा रिसेप्टर, आर मतलब रिसेप्टर, गाबा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है एंड ग्लूटामेट भी प्रेजेंट होता है। ग्लूटामेट, ठीक है ना। इस ग्लूटामेट का जो रिसेप्टर होगा उसको बोला जाएगा NMDA रिसेप्टर। NMDA रिसेप्टर का फुल फॉर्म क्या हो गया, एन मिथाइल डी एस्पार्टेट। जरा इसे देख लो। ब्रेन में हमारे क्या होता है, दो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। एक होता है गाबा का जो रिसेप्टर होता है वो गाबा ए रिसेप्टर होता है, गाबा बी रिसेप्टर होता है एंड एक होता है ग्लूटामेट आपका जनरली क्या होता है, एक अमाइनो एसिड होता है। तो इस ग्लूटामेट के रिसेप्टर को बोला जाता है NMDA रिसेप्टर। NMDA रिसेप्टर का फुल फॉर्म हो गया एन मिथाइल डी एस्पार्टेट। ठीक है ना। ये जो गाबा रिसेप्टर होता है, ये गाबा रिसेप्टर का जो नेचर होता है वो जनरली इनहिबिटोरी नेचर होता है। क्या होता है, इनहिबिटोरी नेचर होता है। ठीक है। एंड ये ग्लूटामेट का जो रिसेप्टर होता है उसे NMDA रिसेप्टर बोला जाता है। ये जनरली एक्साइटेटोरी रिसेप्टर होता है। ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर गाबा रिसेप्टर को हम इनहिबिटोरी रिसेप्टर क्यों कहते हैं। देखो, आपने अगर ये वीडियो को अब तक बड़ी ध्यान से अगर देखा होगा तो मुझे एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप स्वयं ही जान पाओगे कि गाबा रिसेप्टर को हम इनहिबिटोरी रिसेप्टर क्यों कहते हैं। अभी बताओ, ये हो गया हमारा ब्रेन सेल, करेक्ट। मैंने क्या बताया था, कोई भी सेल होता है वो अंदर से नेगेटिव आयन ज्यादा कंसेंट्रेशन होता है एंड बाहर जो होता है पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, करेक्ट। नाउ ये गाबा के पास मैंने क्या बताया था, गाबा के पास दो रिसेप्टर है, एक होता है गाबा ए, एक होता है गाबा। नाउ देखो, बाहर में क्या होता है, क्लोराइड आयन प्रेजेंट होता है, सोडियम आयन भी प्रेजेंट होता है, आपका कैल्शियम आयन प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो हमेशा जब हम बेंजोडायजेपिन कैटेगरी का जो ड्रग लेते हैं, जो कि सेडेटिव हाइप्नोटिक्स में आप पढ़ोगे, तो वहां पर क्या होता है, इंसोम्निया को ठीक करने के लिए जितने भी ड्रग होता है वो जनरली क्या होता है, क्लोराइड आयन का एंट्री कराएगा। ठीक है। क्लोराइड आयन ब्रेन सेल के अंदर आएगा। तो यहाँ पर क्लोराइड आयन जरा लिख लो। ठीक है। तो अंदर की जो सेल होता है वो क्या हो चुका है, मोर नेगेटिव को हम क्या कहेंगे, हाइपर। एंड पोलराइजेशन ब्रेक हुआ तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, सॉरी पोलराइजेशन अभी ब्रेक नहीं हुआ है, मतलब अंदर मोर नेगेटिव। इस केस में देखो कंडीशन क्या होगा, इनसाइड, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आई मतलब इनसाइड क्या होगा, मोर नेगेटिव, आउटसाइड क्या होगा, मोर पॉजिटिव। ठीक है। तो जब कोई सेल इसी स्थिति में रहता है उसी को बोला जाएगा हाइपर पोलराइजेशन, करेक्ट है ना। मैंने बताया था क्या कि क्लोराइड आयन का एंट्री होता है किसके माध्यम से, गाबा ए रिसेप्टर के माध्यम। एंड गाबा रिसेप्टर को क्या बोला जाता है, इनहिबिटोरी रिसेप्टर। तो क्लोराइड आयन का अगर एंट्री होगा तो किसके माध्यम से होगा, गाबा ए के माध्यम से, करेक्ट ना। ये जो देखो यहाँ पर माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज किसको बोला जाता है, माइनस चार्ज हमेशा इनहिबिटोरी नेचर होता है, ये इनहिबिट करेगा। ठीक है। ये इनहिबिट जब करता है, इस स्टेट में व्यक्ति क्या होता है, मैक्सिमम रेस्टिंग पोटेंशियल जनरेट होता है। क्या होता है, मैक्सिमम रेस्ट करता है व्यक्ति, क्या करता है, मैक्सिमम रेस्ट। हमेशा जब भी देखना, जब आपका क्लोराइड आयन सेल के अंदर की तरफ आएगा तो आप क्या करोगे, ज्यादा निद्रा करोगे। कोई व्यक्ति को आपने देखा होगा जो कुंभकर्ण की भांति सोते हैं, कुंभकर्ण जैसा बन जाते। वो क्यों ऐसा बनते हैं, क्योंकि क्लोराइड आयन का एंट्री उनके ब्रेन सेल में ज्यादा मात्रा में आ चुका है। जब क्लोराइड आयन ब्रेन सेल में ज्यादा मात्रा में आ चुका है तो वो क्या करते हैं, कुंभकर्ण जैसा निद्रा सोते। एंड दूसरा क्या होगा, यहाँ पर पोटेशियम आयन भी प्रेजेंट है, तो थोड़ा पॉजिटिव चार्ज अभी भी सेल के अंदर है, तो इसी पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, सेल से बाहर जाएगा।
तो बाहर बाहर में मैं इसको डिनोट कर रहा हूं। तो जब बाहर से ये पोटेशियम जो बाहर जाएगा, इसके लिए हम क्या कहते हैं, ई फ्लक्स कहते हैं। एंड जब ये बाहर के लिए चला जाएगा तो अंदर क्या होगा, नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। पहले क्या था, मान लीजिए हमारे पास क्लोराइड हो गया एक, एंड अंदर की तरफ अगर पहले से जो नेगेटिव होता था उसको अगर मैं काउंट करूंगा तो 2 काउंट, मोटा मोटी समझ। तो हमारे पास नेगेटिव आयन कितना है, 2 है। पॉजिटिव आयन कितना है, 1 है। तो इसी 1 को अगर मैं निकाल लूंगा तो ये 1 यहाँ आएगा, तो इसको मैं क्या करूंगा, वाइप आउट कर दूंगा। ठीक है, तो टोटल आयोनिक कंसेंट्रेशन अब हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैं एक मोटा मोटी फिगर बताता हूँ, ठीक है, 2 हो जाएगा ना। तो नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन हमारे पास 2 हो गया ना, ठीक हो गया। तो इसी स्थिति में जब सेल रहता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। अगर आप पोटेशियम आयन को अगर ऐसे कंपेयर करोगे तो नेगेटिव आयन हमारे पास 2 था एंड पोटेशियम आयन हमारे पास 1 था। तो इसी स्थिति में 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया। अब मुझे बताओ 1 में आपको ज्यादा नींद लगेगा या फिर 2 में आपको ज्यादा नींद लगेगा। आप कहोगे सर 2 में ज्यादा नींद लगेगा, ठीक है। तो यही स्थिति उसके साथ होता है। तो ये जितने भी आपका जो एंजाइटी को ठीक करने के लिए जो जितने भी ड्रग होते हैं वो क्या करते हैं, क्लोराइड आयन को एंट्री कर, ठीक है। एंड ये पोटेशियम आयन को क्या करते हैं, बाहर करते हैं। किसके माध्यम से, गाबा बी रिसेप्टर के माध्यम। ये बाहर चला जाए, ठीक है। तो बाहर अगर चला जाएगा तो इसी स्थिति को बोला जाएगा हाइपर पोलराइजेशन। मतलब आप क्या करोगे, आप अभी ज्यादा सोओगे। तो हाइपर पोलराइजेशन को इसलिए मैंने एक लाइन में लिखा है, मैक्सिमम रेस्ट करोगे, मतलब ज्यादा आपको नींद लग। चलो देख। एंड उसी तरह से अगर हम ग्लूटामेट को देखेंगे, ग्लूटामेट में क्या होता है, NMDA रिसेप्टर होता है। NMDA का रिसेप्टर जो होता है वो जनरली एक्साइटेटरी इन नेचर होता है, ठीक है ना। हमारे पास 2 तरह की अमाइनो एसिड होता है, एक होता है ग्लूटामेट, एक होता है एस्पार्टिक एसिड एंड एक होता है ग्लूटामिक एसिड। ये दोनों क्या होता है, अमाइनो एसिड होता है, जो कि क्या होता है, एक्साइटेटरी इन नेचर होता है। एंड इनका रिसेप्टर क्या होता है, NMDA रिसेप्टर। तो आपको अगर कोई पूछेगा कि मुझे बताओ लिगैंड गेटेड आयन चैनल में कौन सा उसका रिसेप्टर का एग्जाम्पल है, तो आप बता सकते हो गाबा रिसेप्टर बोल सकते हो एंड एक होता है ग्लूटामेट रिसेप्टर, करेक्ट ना। इसको थोड़ा देख लो, बाद में इसे वाइप आउट कर दो। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सारा चीज को डिटेल में बताया, ठीक है, और बार बार रिपीटेशन किया। तो अगर मान लीजिए किसी जगह पर आपने अगर अलर्टनेस आपका उतना नहीं है तो रिपीटेशन ऑफ वॉइस हो रहा है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखो, ठीक है। ये फेसबुक इंस्टाग्राम का स्क्रॉलिंग अप एंड डाउन का फीचर नहीं है कि एक वीडियो देखोगे नीचे गिरा दो फिर ऊपर इसे चिपका दोगे, तो ये नहीं चलेगा। पढ़ाई कर रहे हो तो सीरियस के साथ पढ़ाई करो, मन लगा करके पढ़ाई, तभी मजा आए, ठीक है। नाउ लिगैंड गेटेड आयन चैनल का और एक रिसेप्टर होता है जिसे बोला जाता है निकोटिनिक रिसेप्टर। ये निकोटिनिक रिसेप्टर बेसिकली क्या होता है, निकोटिनिक रिसेप्टर एंड एक होता है मस्कारिनिक रिसेप्टर, ठीक है। अच्छा, निकोटिनिक जो रिसेप्टर होता है वो जनरली क्या होता है, यहाँ पर स्मॉल में लिख रहा हूँ, ओके। निकोटिनिक रिसेप्टर, आपका जो निकोटिनिक रिसेप्टर होता है वो जनरली लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर होता है, ठीक है। एंड आपका जो मस्कारिनिक रिसेप्टर होता है, मस्कारिनिक रिसेप्टर, ये जनरली GPCR होता है, करेक्ट। इतना बात आपको पता होना चाहिए। NR मतलब निकोटिनिक रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर जो होगा वो लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर होगा एंड मस्कारिनिक रिसेप्टर जो होगा वो जनरली GPCR होगा, ठीक है। एंड निकोटिनिक रिसेप्टर में आपने 2 चीज सब टाइप पढ़ा होगा, एक होता है NN रिसेप्टर, एक होता है NM रिसेप्टर। मैं आगे चल करके इसको पढ़ाऊंगा, CNS में पढ़ाऊंगा, ठीक है। निकोटिनिक रिसेप्टर 2 टाइप का होता है, 2 सब टाइप होता है, एक होता है NN, एक होता है NM, ठीक है। ये जो NN रिसेप्टर होता है वो जनरली हमारा कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ऑटोनोमिक गैंग्लिया में प्रेजेंट होता है। गैंग्लिया बेसिकली कहाँ पर देखा जाता है, गैंग्लिया के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मान लीजिए ये हमारा एक नर्व सेल है, ये हमारा नर्व सेल है, ये हमारा डेंड्राइट है एंड ये हमारा सेल बॉडी है, दिस इज एक्सन, ठीक है। थोड़ा
ये कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूँ, ये डेंड्राइट है, ये क्या होता है, सेल बॉडी, ये क्या होता है, एक्सॉन होता है, एंड दिस इज क्या होता है, एक्सॉन टर्मिनल। एंड ये जो टिपिकल स्ट्रक्चर होता है ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन को क्या बोला जाता है, नर्व सेल भी बोला जाता है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, ऑटोनोमिक गैंग्लिया। तो ऑटोनोमिक गैंग्लिया जनरली आपका प्रेजेंट होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, कुल मिलाकर के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। तो हमारा जो एन रिसेप्टर होता है, एन रिसेप्टर जनरली ऑटोनोमिक गैंग्लिया में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में पाया जाता है। ये वर्ड जरा कमांड बनाओ, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट किसको बोला जाएगा, मान लीजिए ये हो गया हमारा एक न्यूरॉन, ये न्यूरॉन के बाद एक माइक्रोस्कोपिक गैप प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है, फिर से दूसरा न्यूरॉन जुड़ जाता है, फिर से क्या होगा, दूसरा न्यूरॉन जुड़ जाएगा। ये जो बीच वाला गैप होता है, इस गैप को बोला जाएगा माइक्रोस्कोपिक गैप, माइक्रोस्कोपिक गैप, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक गैप, माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मतलब बड़ा, ठीक है। एंड ये माइक्रोस्कोपिक गैप कितना होता है, 20 से लेकर के 40 नैनोमीटर, करेक्ट। तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट किसको बोला जाएगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोला जाएगा कि एक न्यूरॉन आएगा, दूसरा न्यूरॉन उसके साथ जुड़ेगा, बीच का जो पार्ट है, बीच का जो पार्ट है मतलब इतना वाला जो हिस्सा होता है, इसी इतने वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या कहेंगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहेंगे, करेक्ट। नाउ अब कहोगे ऑटोनोमिक गैंग्लिया क्या होता है, पहले गैंग्लिया जानो बाद में ऑटोनोमिक गैंग्लिया जानो। अब चलते हैं ऑटोनोमिक गैंग्लिया के बारे में। ये आपने देख लिया होगा, गैंग्लिया बेसिकली एक प्लूरल नाउन होता है एंड गैंग्लियन उसका सिंगुलर होता है, ठीक है। इतना आपको पता हो ना। गैंग्लिया बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा न्यूरनल सेल होता है, ठीक है। एंड गैंग्लिया बेसिकली कहां पर प्रेजेंट होता है, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है। एंड ये सीएनएस में ये नहीं होता है। सीएनएस मतलब क्या होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस जब भी बात आएगा, सीएनएस मतलब ब्रेन एंड आपका जो रीड वाला जो हिस्सा जो होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। नाउ ये एक न्यूरॉन है, तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर एक गैप प्रेजेंट है, ठीक है। एंड यहाँ से अगर क्या होगा, यहाँ से इससे डिफरेंट क्या होगा, जुड़े, मतलब ग्रुप ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज यहाँ से क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है, इस तरह। तो इसी को बोला जाएगा गैंग्लिया। मतलब ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन या फिर प्री साइनेप्टिक। ये होगा आपका क्या, पोस्ट साइनेप्टिक, ठीक है। तो गैंग्लिया हम किसको बोलेंगे, प्री सिनेप्टिक। देखो एक आपका नर्व सेल आ रहा है, उसके बाद ये गैप प्रेजेंट है, ठीक है। एंड इसी गैप से अगर बहुत सारे मतलब 15, 20, 30 ऐसे नंबर में अगर रहेगा, अगर न्यूरोनल सेल बॉडी अगर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर मैंने 3-4 कुछ ड्रॉ किया है। एंड इसे बोला जाता है क्लस्टर ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडी। क्लस्टर मतलब क्या होता है, गुच्छा, बहुत सारा। क्लस्टर मतलब क्या होता है, बहुत सारा। तो ये हो गया हमारा एक सिंगल न्यूरॉन, बीच में गैप प्रेजेंट है। उसके बाद क्या होता है, इसके साथ 15, 20, 30 ऐसे नंबर में अगर न्यूरोनल सेल बॉडीज यहाँ से अगर जुड़ जाएगा, ठीक है, तब जाकर के ये जो बीच वाला हिस्सा को बोला जाएगा गैंग्लिया। इसे कई बार हम जंक्शन भी कहते हैं, कई बार हम क्या कहते हैं, साइनाप्स भी इसे कहते हैं, ठीक है। साइनाप्स का अलग किसी दिन, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर इसे डिस्क्राइब करूंगा तो फिर कंटेंट देखो मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, ठीक, और भी बहुत सारे पढ़ाने हैं, ठीक है, तो बाद में इसे देखेंगे। फिलहाल के लिए ये जान लो कि क्लस्टर ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज अगर कहां पर, आपका पोस्ट सिनेप्टिक रीजन में अगर जुड़ रहा है, तो तब हम इसको गैंग्लिया कहेंगे। अगर यहाँ पर क्या होगा, एक न्यूरॉन ये आया, दूसरा न्यूरॉन ऐसे आया, और जो जंक्शन बनेगा उस जंक्शन को बोला जाएगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट। मतलब एक आएगा, उसके साथ एक जोड़ेगा, तब जो बीच में जो गैप होगा, माइक्रोस्कोपिक गैप, उसको बोला जाएगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट। गैंग्लिया कब कहते हैं, जब बहुत सारे न्यूरोनल सेल बॉडीज जुड़ते हैं, तब हम गैंग्लिया। एंड गैंग्लिया क्या होता है, बेसिकली मैक्रोस्कोपिक होता है, मतलब बहुत बड़ा। एंड साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है,
माइक्रोस्कोप। ये बात ध्यान में रखना। ये तो हो गया, तो इसे मैं वाइप आउट कर रहा हूँ, ठीक है ना। न्यूरोमस्कुलर, एक होता है निकोटिनिक रिसेप्टर का एनएन होता है, एनएम होता है। अब चलते हैं एनएम रिसेप्टर क्या होता है। मान लीजिए वही सेम डायग्राम ड्रॉ करूंगा। ये होता है एक न्यूरॉन एंड यहाँ पर एक गैप प्रेजेंट है एंड यहाँ से क्या होगा, हमारा मसल आ जाएगा। तो न्यूरॉन एंड मसल के बीच में जो गैप होता है, उस गैप को या उस जंक्शन को बोला जाएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, उस जंक्शन को क्या बोला जाएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो आपने देखा होगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या होता है, आपका स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट जितने भी ड्रग होता है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, ठीक है। जब इनवॉल्यूंटरी मसल कंट्रैक्शन होता है, मतलब स्पैजम होता है, तब हम क्या लेते हैं, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। ये स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट क्या करता है, वो ड्रग यहाँ पर जाकर के बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद क्या होगा, वो अपना प्रोसेस फर्दर कैरी आउट करेगा एंड हमारा जो इनवॉल्यूंटरी मसल कंट्रैक्शन स्पैजम जो होता है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एनएम रिसेप्टर एंड ये दोनों क्या करता है, ये जो एनएन रिसेप्टर एनएम रिसेप्टर है, ये दोनों करता है डीपोलराइज। क्या करता है, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या हो गया, सोडियम आयन का इनफ्लक्स करवाना, ठीक है। आगे चल करके समझाऊंगा, फिलहाल के लिए इतना जान, ठीक है ना। इसे मैं वाइप आउट कर रहा हूँ और एक अंतिम एग्जाम्पल सिर्फ देना बाकी रह गया है। देखो ये जितने भी गैंग्लिया होता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, ऑटोनोमिक गैंग्लिया होता है, ये मैं दोबारा आपको जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल के लिए शॉर्ट में जान लो, ठीक है। एक होता है आपका सेरोटोनिन। सेरोटोनिन को क्या बोला जाता है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। क्या बोला जाता है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। ये बेसिकली क्या होता है, सेरोटोनिन एक होता है, ट्रिप्टामिन से क्या होता है, सेरोटोनिन प्राप्त होता है, ठीक है। ट्रिप्टामिन, ओके, ऑटोकॉइड्स होता है। सेरोटोनिन में आपका जो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, ठीक है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन में बेसिकली देखो कितना आता है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन 1 आता है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है एंड उसके बाद 7 आता है, ठीक है। एंड मैंने क्या बताया था कि 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन में जो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन 3 है, ये किसको फॉलो करेगा, लिगैंड गेटेड आयन चैनल को फॉलो करेगा। बाकी जितने होते हैं, मतलब आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन क्या क्या लिखूंगा इसके बारे में, 1 लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, 4, 5, उसके बाद 6 लिख सकता हूँ। यहाँ पर 6 मैंने छोड़ दिया तो 6 हो गया एंड 7 हो गया। ये जितने भी होता है ये जनरली आपका जीपीसीआर, इसको बोला जाएगा जीपीसीआर। मतलब 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन जो रिसेप्टर होता है, इसे बोला जाता है सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है। तो ये लिगैंड गेटेड आयन चैनल का एग्जांपल हो गया। 5HT3 आपका लिगैंड गेटेड आयन चैनल का रिसेप्टर का एक एग्जांपल, ठीक है। अगर आपको पूछा जाएगा कि 5HT3 में जितने रिसेप्टर है, उनमें से कौन सा रिसेप्टर लिगैंड गेटेड आयन चैनल है एंड कौन सा रिसेप्टर आपका जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको बोलना पड़ेगा कि 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन 3 जो होता है वो लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर होता है एंड जो 5 हाइड्रोक्सी 1, 2, 4, 5, 6, 7 ये जितने भी होते हैं, अपार्ट फ्रॉम 3 ऑल ऑफ द अबव आर जी प्रोटीन कपल्ड। आई होप दिस लेक्चर क्लियर ऑल योर डाउट रिगार्डिंग ओके रिसेप्टर के बारे में। तो आज के लिए हमारा जो लिगैंड गेटेड आयन चैनल है वो क्या है, अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जी प्रोटीन कपल्ड। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।